नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे खबर तो समझिए। दुख, दर्द, खौफ और कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच आज सबके लिए एक राहत भर खबर मिली है। ड्रग कंट्रोलर ने DRDO की बनाई कोरोना की दवा में इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। ये दवा अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल साबित हुई है। खुशखबरी, आई कोरोना की नई दवाई। DRDO की महीनों की मेहनत रंग लाई। इमरजेंसी अप्रूवल, अब इलाज की बारी। कोरोना से लड़ाई, DRDO ने दवा बनाई। त्राहिमाम मचा है, हर घर में डर का माहौल है। कोरोना कहर बरपा रहा है। ऑक्सीजन, अस्पताल और वैक्सीन की किल्लत ने जो आंसू दिए हैं, अब उस दर्द और खौफ को कम करने की दवा जल्द आने वाली है। ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग 2 डोऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए ये एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनकी RT-PCR रिपोर्ट भी निगेटिव आई। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। 2DG दवा को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। तीसरे फेज का ट्रायल दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 220 कोरोना मरीजों पर किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 अस्पतालों में किया गया। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% तक हो गई। बता दें कि दवा पाउडर के रूप में मिलती है। इसे पानी में घुलकर मरीज को पिलाना होता है। ये दवा सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां संक्रमण होता है और वायरस को बढ़ने से रोक देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। DCGI ने DRDO की कोविड रोधी दवा 2DG के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। समझना जरूरी है कि इस दवा को संजीवनी क्यों माना जा रहा है। DRDO की दवा से ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। ऑक्सीजन के अभाव में मरीज मरेंगे नहीं। दवा से वायरस की भी मौत होगी, जिससे इन्फेक्शन के जो चांस है वो काफी कम होंगे। इससे कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि यह दवा हर तरह के मरीज को दिया जा सकता है। हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज हो या फिर गंभीर मरीज, सभी को इस दवाई को दी जा सकेगी। साथ ही बच्चों के इलाज के लिए भी ये दवा कारगर है। वहीं ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल से ये पता चलता है कि ये जो दवा है वो अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेहत में सुधार करती है और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम करती है। बिहार में कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि 9 मई यानी कल से बिहार में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जरूरी वैक्सीन की डोज बिहार को मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में चल रहे टीकाकरण को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। राज्य में कोरोना वैक्सीन की करीब 3.5 लाख डोज मिल गई है। हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ के कारण सरकार ने स्कूल और कॉलेज में टीकाकरण का फैसला लिया है। टीकाकरण केंद्रों पर गाइडलाइन के पालन के निर्देश भी दिए गए हैं।
18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर उमंग ऐप के जरिए किया जा सकता है। नमस्कार। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका देने के लिए 3.5 लाख डोज आज पटना पहुंच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल रविवार 9 मई से पूरे राज्य में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। यह टीकाकरण उन स्थानों से अलग होगा जहां पे लोगों का जांच और उपचार हो रहा है। अगले 3-4 दिनों में अन्य सरकारी एवं अन्य भवनों को चिन्हित करके उन स्थानों पे भी ये टीका दिया जाएगा। नमस्कार। टीका हम सबों को मिलेगा और यह एक अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है और हमारा स्वास्थ्य विभाग भी इसके लिए तैयार है और शिक्षा विभाग अपने जो विद्यालय महाविद्यालय के भवन है इस टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराएगा, क्योंकि जो अभी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां कई प्रकार के मरीज आते हैं, पॉजिटिव मरीज भी आते हैं। तो जो हमारे टीका लेने हेतु जो हमारे नौजवान जाएंगे उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए टीकाकरण का कार्य जो अपने सरकारी विद्यालय हैं या महाविद्यालय है उसके परिसर में इसकी व्यवस्था की जाएगी और जो इसके मानक और मापदंड है उसका ध्यान रखा जाएगा। समझना जरूरी है कि आपको वैक्सीन लेने के लिए क्या करना होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर उमंग ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। आप यहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको किसी पहचान पत्र का ब्यौरा देना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करना होगा। पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके व्यक्ति के स्लॉट बुक कर सकेंगे। अभी उन्हीं केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा जहां टीकों की खेप उपलब्ध करा दी गई है। जैसे जैसे टीकों की सप्लाई अस्पतालों तक होगी, स्लॉट बुकिंग के लिए अधिक से अधिक जगह पर ऑप्शन मिलेगा। और वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम कोरोना के जो बढ़ते संक्रमण के चेन को ब्रेक कर सकते हैं। कोरोना की वजह से मचे त्राहिमाम से जब सांसें घुटने लगती है तो एम्बुलेंस ही जान बचाने का पहला सहारा बनता है। मगर रोज जिस तादाद में मरीज मिल रहे हैं उस अनुपात में हर जगह एम्बुलेंस की भारी किल्लत है। ऐसे में अगर 18 से 20 नए एम्बुलेंस धूल फांकते मिले तो सवाल उठना लाजमी है। ऊंची चारदीवारी के पीछे ढक कर रखे गए इन एम्बुलेंस का सच बेपर्दा किया पूर्व सांसद पप्पू यादव ने, जिसके कटघरे में खड़े हो गए हैं सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी। अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के बीच पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। कोरोना काल में धूल फांक रहे एम्बुलेंस पर सवाल। क्यों नहीं हो रहा एमपी फंड वाले एम्बुलेंस का इस्तेमाल? 1.25 साल से गाड़ी वहाँ क्यों पड़ी? क्या सच बोल रहे हैं रूडी? बेवजह है पप्पू के बवाल। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक चारदीवारी में चादर से ढककर रखी गई ये वो एम्बुलेंस है जिनका कोरोना काल में यूं खड़ा रहना किसी को नहीं सुहा रहा है। बेकार खड़े इन एम्बुलेंस का सच शुक्रवार को तब सामने आया जब पूर्व सांसद पप्पू यादव छपरा के अमनौर स्थित विश्व प्रभास सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां करीब 18 एम्बुलेंस कई दिनों से धूल फांक रहे हैं। अभी 70 एम्बुलेंस रखा हुआ है जयप्रभा अस्पताल। मैंने कहा कि सिविल सर्जन पर 300 मुकदमा करिए, इंक्वायरी करिए कि एम्बुलेंस का इंटायर मालिक क्रिमिनल है जितना एम्बुलेंस चलाता है अस्पतालों में। पता चला कि सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने 2019 में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए ऐसे करीब 40 एम्बुलेंस एमपी फंड से खरीदे थे। हर पंचायत को एक एक एम्बुलेंस दिया गया था।
जिसका संचालन मुखिया की अगुवाई वाली एक कमेटी करती है। मगर सवाल ये कि फिर इतने सारे एम्बुलेंस यहाँ बेकार क्यों पड़े हैं? पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस। रूडी ने ड्राइवरों की कमी का हवाला दिया तो जवाब पप्पू यादव पटना में 40 ड्राइवरों को लेकर सामने आ गए। साथ ही ये मांग उठाई कि सरकार को एम्बुलेंस सेवा फ्री कर देनी चाहिए। आनंद फानन में जो एम्बुलेंस चालक है उनकी पूरी फौज तैयार कर दी है। देखिए तस्वीरों में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ ही एम्बुलेंस चालक जो हैं वो अपनी ड्यूटी देने को तैयार हैं। आपने सुना है पप्पू यादव जी ने क्या कहा है? जी, हम एम्बुलेंस चलाएंगे, छपरा जाएंगे। जाइएगा? जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। 1.25 साल से गाड़ी वहां क्यों पड़ी हुई है? आप कौन होते हैं अपने घर में गाड़ी रखने वाले? और जितना दिन चला उसका पैसा निजी घर में कैसे गया? ये गमन का है कि नहीं? इस पर आरोप केस होना चाहिए कि नहीं? सिविल सर्जन फंसना चाहिए कि नहीं? ये इंक्वायरी का विषय है कि नहीं? मगर अब जनता के लिए एम्बुलेंस के इस्तेमाल का सवाल सियासत में उलझने लगा है, क्योंकि पप्पू के दौरे के वक्त विश्व प्रभास सामुदायिक केंद्र में मौजूद सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के करीबी राजीव कुमार ने ये आरोप लगाया है कि पप्पू यादव और उनके लोग यहाँ जबरन घुसे और उनके साथ मारपीट की और कई एम्बुलेंस में तोड़फोड़ भी की, जिनकी शिकायत पर डीएसपी ने मामला दर्ज करने के लिए मौके का मुआयना किया है। मुझे तो यहीं रोक लिया गया था उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा। एक सुरक्षा कर्मी उसमें से अपने कमर में लगे असलहा को भी निकाल के मेरे सामने रखे हुए थे। धमकी की स्थिति बनी हुई थी। मैं यहीं रुका हुआ था और उधर वो लोग भीड़ के साथ अंदर गए थे। गाड़ी सुरक्षित करने के लिए जो पर्दा वगैरह लगाया गया था उसको खींच कर फाड़ दिया गया था और कुछ गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। सूचना पर उसी का जाँच किया जा रहा है। आगे जो लिखित आवेदन पड़ेगा तब प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जाएगी। वहीं सारण डीएम का ये कहना है कि जिले में पहले से काफी संख्या में एम्बुलेंस है और उन्हें ये बात पता थी कि ड्राइवरों की कमी के चलते सांसद के द्वारा संचालित कुछ एम्बुलेंस खड़े हैं। उनका जो कॉल सेंटर का संचालन होता है उसका रिपोर्ट मुझे वो प्रतिदिन भेजते हैं और वो रिपोर्ट जो लोग भेजते हैं उनसे मेरा लगातार बातचीत होता रहता है, क्योंकि उनके कॉल सेंटर पे कोरोना के लिए भी कई लोग फोन करते हैं, तो हम लोग एक टच में रहते हैं कि क्या फीडबैक है और क्या चल रहा है। सवाल है कि अगर सारण में इन एम्बुलेंस की जरूरत नहीं तो क्यों नहीं इन्हें दूसरे जिलों में मरीजों की मदद के लिए भेज दिया जाता, वो भी तब जबकि दूसरे देशों से भारत को मास्क, दवाएं और ऑक्सीजन की मदद दी जा रही है। वहीं अब राजू प्रताप रूढ़ी के एमपी फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस का हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एम्बुलेंस से बालू ढोने का काम हो रहा है। वीडियो में 4 लोग बोरी में बालू भरकर उसे एम्बुलेंस में रखते दिखाई दे रहे हैं। एम्बुलेंस की छत पर राजू प्रताप रूढ़ी का नाम भी लिखा दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोग राजू प्रताप रूढ़ी की एम्बुलेंस योजना पर सवाल उठाते हुए हमला बोल रहे हैं। खबर को समझते हैं। कोरोना महामारी के काल में एम्बुलेंस कम पड़ रहे हैं। ऐसी कितनी खबरें आती हैं जब एम्बुलेंस के अभाव में लोग तड़प रहे होते हैं और मौत भी हो जाती है। ऐसे हालात में संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल होना चाहिए। छपरा में जरूरत नहीं तो दूसरे राज्यों में भेजना चाहिए था। सुविधाओं को लेकर नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। 6 मई को हुई बैठक में नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिया था। एम्बुलेंस का किराया तक तय कर दिया गया था। एम्बुलेंस में 2 दर्जन एम्बुलेंस को लेकर लापरवाही बड़ा सवाल जरूर है, वो भी तब जब इस वक्त मरीजों को इसकी सख्त जरूरत है। बिहार में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 12,948 नए केस सामने आए हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में 14,963 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। पटना में एक बार फिर सबसे अधिक 2,498 नए केस सामने आए। वहीं दूसरे नंबर पर नालंदा
740 नए केस मिले। 24 घंटे में राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1,15,066 से घटकर 1,12,976 हो गई है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू है। सरकार ने यह फैसला आपके लिए लिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी और दूसरों की जान से खेल रहे हैं और उन्हें मना करने पर हाथ में पत्थर उठा लेते हैं। सासाराम से आई ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस पर पत्थरबाजी, बड़े बड़े ईंटों से हमले। पुलिस पर हमले की ये तस्वीर सासाराम के करगहर की है, जहां लोगों ने स्पॉट पर पहुंचे पुलिस पर हमला बोल दिया। दरअसल सब्जी दुकानदारों को बाजार की बजाय जगजीवन स्टेडियम में दुकान लगाने का निर्देश था, लेकिन दुकानदार बाजार में ही दुकान लगाने की जिद पर अड़े थे। जब पुलिस ने बाजार से हटाकर जगजीवन स्टेडियम में जाने के लिए दबाव बनाया तो दुकानदारों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में फुटपाथ दुकानदार भी शामिल थे। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। फिलहाल एक पत्थरबाज को गिरफ्तार किया गया है और इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। यहाँ पे मना किया गया है जितने भी लोग हैं कि इस जगह पे सब्जी का बिक्री नहीं होगा या फल का बिक्री नहीं होगा, उसके लिए स्टेडियम निर्धारित किया गया है। लेकिन कुछ उसी में असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो ईंट पत्थर से जो है वो किया, उनको खदेड़ दिया गया है। बाकी और स्थिति अभी सामान्य है, पुलिस गश्ती कर रही है। और अब बात रिलायंस फाउंडेशन के मिशन कोविड सुरक्षा की। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत रिलायंस फाउंडेशन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मास्क उपलब्ध करा रहा है ताकि वो कोरोना काल में सुरक्षित रहते हुए अपनी फर्ज निभा सके। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से ये तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही का प्रबंधन और नागरिकों की सुरक्षा के साथ शहरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा के तहत मास्क उपलब्ध करा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब इस महामारी को हराने का एक ही अमोघ अस्त्र बचा है, वो है वैक्सीनेशन, जिसको लेकर गुजरात के युवाओं में बेहद दिलचस्पी है। बड़ी तादाद में युवा उम्र के लोग कोरोना सेंटर पहुंचकर टीकाकरण करा रहे हैं। युवाओं में टीकाकरण को लेकर जोश। अहमदाबाद के युवाओं से सीखिए, टीका लीजिए। समझदारी दिखाइए, पहले जान बचाइए। समझिए, बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन। गुजरात में महामारी में सबसे अधिक जिले में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। आज युवा वर्ग ने जिस तरीके से टीकाकरण के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर ऐसा जोश, ये सीखने लायक है। कोरोना को मात देने के लिए यही जरूरी है। टीकाकरण के लिए शुरुआत से ही ऐसे ही उत्साह की जरूरत थी, लेकिन तब थोड़ी आनाकानी हुई और ये स्थिति आ गई। लेकिन अब टीकाकरण पर कोई टोका टाकी नहीं। तो अगर वैक्सीनेशन आप लेते हो, हाँ, तो उस पर अगर आपको कोई भी कोरोना होता है तो क्या टेम्परेचर में और जो ऑक्सीजन की कमी रहती है उस पर आपको थोड़ी अच्छा सुरक्षा मिलती है। 1 मई से सरकार ने 18 साल के ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। गुजरात अब इस कार्यक्रम का भरपूर फायदा उठा रहा है, तो वहीं युवा वर्ग खुद ही आगे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने टाइमली डिसीजन लिया है 18 से ऊपर साल के लोगों के लिए, और सारे जो इस उम्र के जो वर्ग के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन ले, यही हमारे लिए अच्छा है। इस साल फरवरी के बाद से ही कोरोना की वजह से गुजरात में त्राहिमाम मचा है। बुधवार यानी 5 मई से पहली बार संक्रमण के नए मामले से अधिक तादाद में लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। ये शुभ संकेत है, लेकिन टिके रहने के लिए टीका बेहद जरूरी है।
जो लोग अभी तक कोरोना की वजह से बचे हुए हैं वो सारे लोग खासतौर पे टीकाकरण के लिए आए हैं। जैसे जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है वो टीकाकरण के लिए दिख रहे हैं। दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।